Hello dear student, I am your teacher of Hindi and today's class we study our book of Hindi. So start our class. बच्चों अब तक हमने हमारी हिंदी की जो किताब थी उसमें कई चैप्टर हमने पढ़ लिए थे और समझ भी लिए थे और इनका जितना भी वर्क था हमने लगभग कर लिया था। आज क्या करेंगे हम? आज हमारी जो व्याकरण है, ग्रामर है, उसका फर्स्ट चैप्टर करेंगे। उसका नाम है शब्द विचार, मार्फोलॉजी। शब्द विचार, शब्द क्या होते हैं और ये कितने प्रकार के होते हैं, ये आज हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले देखते हैं शब्द क्यों इस्तेमाल करते हैं। शब्द हम इसलिए करते हैं इस्तेमाल ताकि हमारे जो विचार है उनको हम बता सके, हमारी जो भावनाएं हैं, हमारी फीलिंग्स हैं, हमारे माइंड में जो थॉट्स चलते हैं, विचार चलते हैं, उनको हम सामने वाले के सामने एक्सप्रेस कर सके, बयान कर सके, बता सके। इसके लिए हमें शब्दों का सहारा लेना पड़ता है। बिना शब्दों के हम हमारी बातों को बता नहीं सकते, चाहे हम लिखित में बताएं या फिर मौखिक रूप से। हमें अपने विचार बताने के लिए शब्दों की जरूरत होती है। तो देखिए, विचार व्यक्त करने के लिए अथवा आपस में बात करने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। मैंने अभी आपको बताया था, विचारों को व्यक्त करने के लिए या फिर अपने जो बातें करने के लिए किसकी जरूरत होती है? हमें शब्दों की जरूरत होती है। ध्वनियों का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता है। जब दो या दो से अधिक वर्ण आपस में मिलकर सार्थक शब्द बनाते हैं तब उसका महत्व होता है। अब ध्वनि जो होती है बच्चों, उनका खुद का अकेले का कोई महत्व नहीं होता है। जब तक उनसे कोई वर्ण ना मिले, ध्वनियाँ अकेली किसी काम की नहीं होती जब तक उनको वर्ण का सहारा ना मिले। तो ध्वनियों को वर्णों के साथ में मिला के शब्द बनाए जाते हैं। जैसे देखिए यहाँ क, ए, ल, ए। अब यहाँ देखिए इनसे मिलके क्या बना है? कल बना है। क, ए, मैं, ए, ल, ए। तो इनको मिला के क्या बना? कमल। क, ए, ये सब क्या है आपके? ये आपके ध्वनि और वर्णों को मिला के बनाए गए शब्द है। अब आगे दिया है र, आ, क, ए, श, ए। तो क्या बना आपका? राकेश। इसी प्रकार से न, ए, द, ई। तो क्या बना? नदी। आगे है उपयुक्त शब्द स्वर एवं व्यंजन वर्णों के मेल से बने हैं। ये शब्द स्वतंत्र रूप से अपना अपना अर्थ रखते हैं। यही शब्द वाक्य में प्रयुक्त होते हुए पद कहलाते हैं। अब आगे आप ऊपर अभी हमने देखा था, कुछ शब्द देखे थे, वर्ण विचार देखे थे, हमने वर्ण विच्छेद देखे थे। ये सब जो आपके सामने प्रस्तुत है इनको कहा जाता है वर्ण विच्छेद, यानी वर्णों को अलग अलग करना वर्ण विच्छेद कहलाता है। जैसे क क्या है? क व्यंजन है, ए क्या स्वर है, ल क्या है? व्यंजन है, ए स्वर है। क व्यंजन ए स्वर, मैं व्यंजन ए स्वर, ल व्यंजन ए स्वर, र क्या है? र व्यंजन आ स्वर, क व्यंजन ए स्वर, श व्यंजन ए स्वर। तो ये शब्द क्या थे? ये ऐसे शब्द थे जो किन से मिलके बने थे? इनमें व्यंजन और स्वर दोनों को मिला के शब्द बनाए गए थे। तो ऐसे शब्द जिनमें व्यंजन और स्वर दोनों का मेल होता है तो उनको पद कहा जाता है। तो बच्चों ये आपके सामने जो प्रस्तुत होते हैं ये क्या कहलाते हैं? पद कब कहलाते हैं? जब इनका वाक्य में प्रयोग होता है। ये आपके पास क्या है? ये शब्द है। अगर इन्हीं शब्दों का आप इस्तेमाल वाक्य में कर लेते हैं तो वो पद बन जाते हैं। वापस से सुन लीजिए ध्यान से। जब स्वर और व्यंजनों को मिला के शब्द बनते हैं और उन शब्दों का इस्तेमाल जब वाक्य में होता है तब उनको पद कहा जाता है। देखिए, सामान्य रूप से शब्द दो प्रकार के होते हैं। कौन से? सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। सार्थक का मतलब होता है मीनिंगफुल, यानी ऐसे शब्द जिनका अर्थ बनता हो, और निरर्थक का मतलब होता है मीनिंगलेस वर्ड, यानी ऐसे शब्द जिनका कोई मतलब ना बनता हो, जो हम बोलचाल की भाषा में सामान्यतः इस्तेमाल कर लेते हैं। तो देखो बच्चों, पहले हम पढ़ेंगे सार्थक शब्द, फिर हम पढ़ेंगे निरर्थक शब्द। अब सार्थक शब्द क्या होते हैं, निरर्थक क्या होते हैं, हमने इनकी अर्थ तो समझ लिया है, लेकिन ये एक्चुअल में क्या होते हैं वो हम इसको पढ़ के ही समझेंगे। देखिए, सार्थक शब्द देखते हैं। सबसे पहले जिन शब्दों का कुछ निश्चित अर्थ होता है वे सार्थक शब्द कहलाते हैं, जैसे नदी, लड़का आदि। भाषा के अंतर्गत सार्थक शब्दों का ही अध्ययन किया जाता है। अब देखिए, सार्थक शब्द कौन से शब्द होते हैं बच्चों? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ होता है, सार्थक यानी मीनिंगफुल, जिनका कोई मीन बनता हो, कोई अर्थ बनता हो। जैसे नदी जानते हो, लड़का जानते हो, आम जानते हो। ये शब्द क्या है? आम, लड़की, महिला, पुरुष। तो ये शब्द क्या है? ये सार्थक शब्द, इनका कोई अर्थ बनता है, विशेष अर्थ बनता है।
इसीलिए इनको सार्थक कहा जाता है। और इन्हीं सार्थक शब्दों का क्या करते हैं हम स्टडी करते हैं। हमारी जो बुक में जो शब्द होते हैं जिनको हम पढ़ते हैं वो सारे ही क्या होते हैं, मोस्टली सार्थक शब्द होते हैं। अब है निरर्थक शब्द। जिन शब्दों का कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है वे निरर्थक कहलाते हैं। निरर्थक शब्दों का प्रयोग प्राय बोल चाल की भाषा में किया जाता है, जैसे बोल चाल, चाय, वाय आदि में चाल तथा वाय निरर्थक शब्द है। अब देखिए बच्चों, निरर्थक शब्द क्या होते हैं, जिनका कोई अर्थ नहीं होता है, निश्चित अर्थ नहीं बोल सकते हम, जिनका कोई निश्चित अर्थ नहीं होता है, जिनको हम क्या करते हैं, हमारी जो भाषा हम बोलते हैं उसको और अधिक व्यक्त करने के लिए सामान्यतः इस्तेमाल कर लेते हैं, जैसे बोल चाल। अब आपका सार्थक शब्द तो क्या है, बोल, और चाल क्या हो गया आपका निरर्थक शब्द, क्योंकि चाल का कोई मतलब ही नहीं होता। बोल चाल अगर दोनों साथ में बोलते हैं तो बोल का तो अर्थ हो जाता है, लेकिन चाल का कोई मतलब नहीं होता। अब चाय वाय है बच्चों, चाय आप जानते हो चाय सार्थक शब्द हो गया, लेकिन वाय क्या हो गया, वाय तो कुछ होता ही नहीं, एक्चुअल में वाय का तो कोई मतलब ही नहीं होता, इसलिए ये क्या हो गया, ये निरर्थक शब्द हो गया। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता है तो उनको निरर्थक कहा जाता है। शब्दों के भेद निम्नलिखित आधार पर किए जाते हैं। अब शब्द कितने प्रकार के होते हैं, ये तो हमने देखा 2 प्रकार के होते हैं, निरर्थक और सार्थक। और इनको भेद जो है यानी शब्दों के भेद किन आधार पर किए जाते हैं वे देखिए। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द भेद। व्युत्पत्ति का मतलब होता है जन्म के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे व्युत्पत्ति मैंने बताया, जिनसे उनका जन्म होता है उसको व्युत्पत्ति कहा जाता है। और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले व्युत्पत्ति के आधार पर रूढ़ शब्द। देखिए रूढ़ शब्द क्या होते हैं, जो शब्द किन्हीं अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते तथा खंड कर देने पर निरर्थक हो जाते हैं, वे रूढ़ शब्द कहलाते हैं। ये शब्द किसी विशेष वस्तु के लिए प्रसिद्ध हो गए, जैसे काला, लाल, पानी, माता, कान, नाग आदि। बच्चों, रूढ़ शब्द कौन से शब्द होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जिनसे अगर इनका रूढ़ शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो किसी अन्य शब्दों के योग से नहीं बनते हैं, यानी कि उनका खुद का अकेले का ही महत्व होता है। यदि इनको आप अलग अलग कर दो, इनका विच्छेद कर दो, तो इनका कोई अर्थ नहीं रह जाता है। रिएक्ट क्या करते हैं, किसी विशेष चीज के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं, जैसे काला। काला का अगर आप वर्ण विच्छेद कर दो तो का और ला अलग अलग हो गए, तो का क्या अर्थ बना, कोई अर्थ नहीं बनता। ला का भी कोई अर्थ नहीं बनता। पानी में पा और नी को अलग कर दो तो पा का कोई अर्थ नहीं बनता, नी का भी नहीं बनता है। अगर पानी साथ में होता है तो ये रूढ़ शब्द है, यानी पानी का एक खुद का एक अलग महत्व है, इसको अलग किया तो इसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे नाक है, नाक में क्या है, ना और क को अलग कर दो, ना का कोई मतलब नहीं है, क का कोई मतलब नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, नाक एक हमारे शरीर का अंग है, ये विशेष अंग है। अब किसी और शरीर के अंग को तो हम नाक नहीं बोल सकते। रूढ़ शब्द बच्चों वही शब्द होते हैं जिनको हम विशेष तौर पर उन्हीं के लिए यूज करते हैं, किसी और के लिए यूज नहीं कर पाते हैं। जैसे लाल तो लाल रंग होता है, अब आप क्या हरे रंग को लाल थोड़ी बोल सकते हो, किसी भी रंग को लाल नहीं बोल सकते। लाल एक पर्टिकुलर रंग हो गया, काला जो एक पर्टिकुलर रंग हो गया। अब नाक आपके शरीर का अंग है, अब आप कान को तो नाक नहीं बोल सकते या नाक को कान नहीं बोल सकते, इनका खुद का एक अलग से महत्व होता है। और अगर इनको तोड़ दो, इनका बीच में विच्छेद कर दो तो इनका कोई अर्थ नहीं रहता है। अब आपके पास है यौगिक शब्द। यौगिक शब्द क्या होते हैं, देखिए जो शब्द अन्य शब्दों के मेल से बनते हैं वे यौगिक शब्द कहलाते हैं। इस प्रकार के शब्द संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय आदि से बनते हैं। इनके खंड करने पर भी अर्थ निकलता है, जैसे विद्यार्थी। विद्यार्थी में विद्या प्लस अर्थी, विद्यालय में विद्या प्लस आलय, दूध वाला में दूध प्लस वाला, पीलापन में पीला प्लस पन, पान वाला में पान प्लस वाला आदि। अब बच्चों रूढ़ शब्द मैंने आपको समझा दिए, आई होप आपने समझ भी लिए होंगे। अब देखिए यौगिक शब्द क्या होते हैं, ऐसे शब्द होते हैं जो किन्हीं दो को मिला के बनते हैं। अब इन दो में आप क्या जोड़ सकते हो, आप इनमें संधि भी जोड़ सकते हो, आप इनमें समास भी जोड़ सकते हो, उपसर्ग भी जोड़ सकते हो या प्रत्यय भी जोड़ सकते हो। आप इनमें से कुछ भी मिला के एक शब्द में दूसरा शब्द मिला दो तो दूसरा शब्द नया शब्द बन जाता है और इसका नए का अलग अर्थ निकलता है। अगर आप इन दोनों को अलग अलग करते हो तो भी अलग अर्थ निकलता है। अब जैसे देखिए विद्यालय, विद्यालय का खुद का मतलब होता है स्कूल, जैसे कि आप स्टडी करते हो। विद्या का मतलब शिक्षा हो गया, आलय का मतलब होता है निवास या जहाँ पे रहा जाता है, तो हो गया बच्चों। तो विद्यालय खुद तो एक अलग अर्थ बना, जिसका क्या मतलब ना, जहाँ स्कूल जहाँ बच्चे पढ़ाई करते हैं। विद्या का मतलब शिक्षा हो गया, आलय का मतलब होता है रहने का स्थान या
कार्य करने का स्थान। तो ये आल्य हो गया। अब दूध वाला, अब दूध में आप जानते हो दूध वाला एक नया शब्द बना है। दूध वाला कौन होता है? दूध देने वाला दूध वाला हो गया। अब दूध एक खुद एक क्या है? अलग शब्द है, वाला एक अलग शब्द है। तो यौगिक शब्द क्या होते हैं? समास, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय से मिलके बनते हैं। यौगिक का मतलब ही यही होता है कि योग से बनते हैं। योग का मतलब होता है जोड़, तो जोड़ने से जो शब्द बनते हैं उनको यौगिक शब्द कहा जाता है। और ये किस किस से जुड़ के बन सकते हैं? ये संधि से भी बन सकते हैं, समास से भी बन सकते हैं, उपसर्ग, प्रत्यय, किन्हीं से भी ये बनके एक नया शब्द बना लेते हैं और उस नए शब्द का भी अर्थ निकलता है। अगर आप इनको अलग अलग कर देते हो तो उनका भी अलग अर्थ निकलता है। अब योग रूढ़ शब्द, अब आपके पास आया योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द क्या होते हैं? देखो, ऐसे यौगिक शब्द जो सामान्य अर्थ को प्रकट न करके किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं, योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। जैसे पंकज, पंक प्लस जय का अर्थ कीचड़ में जन्मा, परंतु पंकज शब्द केवल कमल के लिए रूढ़ हो गया, इसलिए यह यौगिक होते हुए भी योग रूढ़ शब्द है। इसी प्रकार जलद, पीताम्बर, लंबोदर, गिरिधारी, चारपाई, चौमासा, गणेश, मुरलीधर आदि योग रूढ़ शब्द हैं। देखिए बच्चों, अब योग रूढ़ शब्द क्या होता है? योग का मतलब तो अभी मैंने आपको समझाया, यौगिक शब्द जो दो से मिलके बनते हैं। अब रूढ़ क्या होते हैं? रूढ़ जो होते हैं मैंने अभी आपको बताया था, रूढ़ ऐसे शब्द होते हैं जो किसी के और के योग से नहीं बनते, और अगर इनको अलग कर दो तो ये इनका कोई मतलब नहीं बनता और किसी एक विशेष चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो योग रूढ़ में आपको योग शब्द, यौगिक शब्द और रूढ़ शब्द, इन दोनों को मिला के योग रूढ़ शब्द बने हैं। योग में तो आप जोड़ोगे यौगिक वर्ड, रूढ़ आप जानते हो जो एक किसी चीज़ के लिए प्रसिद्ध हो जाए। अब देखिए पंकज, एग्जाम्पल दिया पंकज। पंकज क्या है? यौगिक शब्द बच्चों, क्योंकि यौगिक क्यों है? दो शब्दों से मिलकर बना है, पंक और जैसे मिलके बना है। लेकिन पंकज क्या है? एक विशेष तौर पर प्रसिद्ध हो गया, किसके लिए? कमल का जो फूल होता है उसको पंकज कहा जाता है। आया समझ में? तो पंकज क्यों इस्तेमाल होता है? पंकज विशेष तौर पे कमल के फूल को जाना जाता है। अगर आपको कहा जाए कि पंकज क्या होता है तो आप सीधे सीधे क्या बोलोगे? कमल के फूल को पंकज कहा जाता है। तो पंकज जो है इसको तो आप मान सकते हो रूढ़ शब्द, और पंक प्लस जय को आप मान सकते हो यौगिक शब्द। तो योग रूढ़ शब्द जो है वो यौगिक और रूढ़ शब्द दोनों से मिलके बना है, जो क्या करते हैं? योग रूढ़ शब्द कहलाते हैं। आगे समझ में योग रूढ़ शब्द। तो ये तो क्या हो गए? व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद हो गए। अब है हिंदी भाषा में उत्पत्ति के आधार पर 4 प्रकार के शब्द पाए जाते हैं। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के भेद बता दिए हमें, कौन से? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। अब उत्पत्ति के आधार पर 4 शब्द पाए जाते हैं, कौन से? तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द और विदेशी शब्द। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी, ये कौन से शब्द होते हैं वो देखते हैं अभी हम। तो सबसे पहले देखेंगे हम तत्सम शब्द। तत्सम शब्द संस्कृत भाषा हिंदी भाषा की जननी है। संस्कृत भाषा के वे शब्द जो बिना किसी परिवर्तन के हिंदी भाषा में प्रयुक्त होते हैं तत्सम कहलाते हैं। तत्सम शब्द कहलाते हैं जैसे अग्नि, अंध, आशा, दुग्ध, चंद्र आदि। बच्चों आप जानते हो संस्कृत भाषा जो है ना बच्चों, वो हमारी प्राचीन भाषा है, यानी कि जब से हमारे हिंदू सभ्यता का उद्भव हुआ है तब से संस्कृत भाषा जो बोली जाती है। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग? सामान्य भाषा में संस्कृत भाषा को इस्तेमाल करते थे, यानी जैसे अब हम हिंदी भाषा का इस्तेमाल करते हैं, अंग्रेजी भाषा बोलते हैं, ठीक वैसे ही लोग पहले क्या करते थे? संस्कृत भाषा बोला करते थे। तो अभी जो है तत्सम शब्द वही शब्द हो गए जो पहले के ज़माने में संस्कृत के शब्द बोले जाते थे, वो आजकल उसी प्रकार से बोले जाने लग गए। तो संस्कृत शब्दों को ठीक वैसे ही इस्तेमाल करने को तत्सम शब्द कहा जाता है, यानी संस्कृत भाषा के वैसे शब्द, वो शब्द जो आज भी संस्कृत भाषा में ही बोले जाते हैं, उनको किसी दूसरी भाषा में तब्दील नहीं किया जाता है, उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। जैसे अग्नि, अग्नि क्या है? एक संस्कृत शब्द है, आज भी हम अग्नि को अग्नि ही बोलते हैं। अब अंध, अंध जो है एक संस्कृत शब्द, इसको भी अंध बोलते हैं। दुग्ध, अब दुग्ध का अगर आप दूध बोल देते हो तो वो तो दूसरा शब्द बन गया, अगर आप दुग्ध बोलते हो तो संस्कृत का शब्द। तो ऐसे शब्द जो संस्कृत भाषा के आज भी बोले जाते हैं उनको कहा जाता है तत्सम शब्द। अब आपके पास है तद्भव शब्द। संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते जिन शब्दों में थोड़ा बहुत अंतर आ जाता है वे तद्भव शब्द कहलाते हैं, जैसे आग, दूध, चांद, खेत, ऊंट, कुआं, घर आदि। अब जैसे
मैंने अभी आपको तत्सम समझाया। तत्सम कौन से शब्द होते हैं? जो संस्कृत भाषा के शब्द होते हैं जो एज इट इज आज भी वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं, तो वो तो तत्सम हो गए। जैसे एग्जाम्पल हमने पढ़े थे अग्नि, अंध, आशा, दुग्ध, चंद्र आदि। और तद्भव शब्द जो संस्कृत भाषा से हिंदी भाषा में आते आते थोड़े बहुत बदल जाते हैं, उनको तद्भव कहा जाता है। यानी कि तत्सम से थोड़े बहुत बदल जाते हैं तो उनको तद्भव कहा जाने लग गया। जैसे अग्नि, अग्नि तत्सम शब्द था, अब इसको हमने हमारी भाषा को थोड़ा सा हिंदी भाषा में मिला के इसको बोलना शुरू कर दिया आग। अब दुग्ध, दुग्ध क्या होता है? दूध को ही बेसिकली बोलते हैं, लेकिन दुग्ध तो क्या है? संस्कृत भाषा का शब्द है। अब इसी को हमने हिंदी में मिला के जोड़ के क्या बना दिया? दूध बना दिया। चंद्र, चंद्र चांद को बोलते हैं, लेकिन चंद्र क्या है? संस्कृत का शब्द है। और चांद जो है हिंदी का, बेसिकली तो चंद्र को हमने क्या किया? हिंदी में मिला के थोड़ा मॉडिफाई कर दिया, थोड़ा चेंज कर दिया है, तो उसको वो हो गया आपका चांद। तो ये हो गए तद्भव शब्द। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो संस्कृत भाषा के एज इट इज आज भी हम वैसे के वैसे इस्तेमाल करते हैं, वो तो होते हैं आपके तत्सम शब्द। और तद्भव शब्द वो होते हैं जो संस्कृत भाषा में थोड़ी सी हिंदी भाषा को मिला के बना दिए जाते हैं, वो होते हैं तद्भव शब्द। अब है देशज शब्द। अब आपके पास है देशज शब्द। जो शब्द विभिन्न क्षेत्रों के ग्रामीण जन समुदाय द्वारा निर्मित होकर हिंदी की बोलियों के माध्यम से हिंदी भाषा में आए हैं, वे देशज शब्द कहलाते हैं। इन्हें क्षेत्रीय शब्द भी कहा जा सकता है, जैसे गाड़ी, लोटा, बेटा, जूता, ढेर, खुरपा, आंगन, रोटी, डोर आदि। देशज शब्द वो शब्द होते हैं जो ग्रामीण क्षेत्रों में, गाँव में बोले जाते हैं, लेकिन गाँव में बोलते बोलते उनको हिंदी भाषा में मिला लिया है। यानी कि पहले क्या होता था? गाँव में ऐसे शब्द बोले जाते थे, लेकिन आजकल क्या हो गया? इन्हीं शब्दों को हिंदी भाषा में मिक्स कर लिया है, तो इनको हम देशज शब्द कहते हैं या क्षेत्रीय शब्द कहते हैं। यानी क्षेत्र विशेष में, गाँव में ये शब्द बोले जाते थे, लेकिन फिर क्या हुआ? इनको हिंदी में भी मिला लिया, तो इनको बना दिया हमने देशज शब्द। जैसे लोटा, गाड़ी, बेटा, जूता, ढेर, खुरपा, ये सब क्या हो गए? ये आपके देशज शब्द जो बेसिकली गाँव में बोले जाते थे, लेकिन धीरे धीरे ये हिंदी भाषा में मिक्स कर लिए, तो ये हो गया आपके देशज शब्द। फिर है विदेशी शब्द। जो शब्द विदेशी भाषाओं जैसे अंग्रेजी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, पुर्तगाली आदि से हिंदी भाषा में आ गए हैं तथा हिंदी भाषा ने थोड़े बहुत परिवर्तन के साथ जिन्हें अपना लिया है, वे विदेशी शब्द कहलाते हैं। जैसे मेज, कुर्सी, स्टेशन, तोप, तौलिया, चाकू, लाश, कुली, बेगम, ताश, हुक्म, हिस्सा, कोट, पैंट आदि। अब देखिए बच्चों, ऐसे शब्द जो क्या थे? विदेशी भाषा के शब्द थे। विदेशी भाषा कोई सी भी हो सकती है, जैसे अंग्रेजी भी हो सकती है, अरबी भी हो सकती है, फारसी, तुर्की, चीनी, यानी कोई सी भी भाषा जो वहाँ के शब्द थे, लेकिन उनको हमने थोड़ा बहुत हिंदी के साथ उसको मिक्स कर लिया है। तो मिक्स करने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा चेंज भी कर दिया, तो वो विदेशी शब्द हो गए। जैसे मेज, मेज MEAIZ होता मेज, जो कि रोमन भाषा का यानी अंग्रेजी का शब्द है, लेकिन हमने इसको हिंदी में मिला लिया मेज। एज इट इज वैसा का वैसा प्रोनाउंसिएशन लिखने लग गए। अब जैसे स्टेशन, STATION, स्टेशन, स्टेशन जो होता है एक हिंदी शब्द नहीं है, ये है आपका अंग्रेजी शब्द, लेकिन हमने इसको हिंदी में मिक्स करके लिखा है, इसलिए ये हमारा हो गया विदेशी शब्द। अब देखिए बच्चों, मैंने आपको क्या करवा दिए? मैंने आपको करवा दिए थे, आज करवाए थे, सबसे पहले मैंने आपको शब्दों के बारे में बताया था, जिसमें सार्थक और निरर्थक शब्द बताए थे। फिर शब्दों की उत्पत्ति बताई थी मैंने, व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बताए थे। तो हमने सबसे पहले पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर, फिर नेक्स्ट हमने पढ़ा था उत्पत्ति के आधार पर। अब बाद में हम क्या पढ़ने वाले? प्रयोग के आधार पर। यानी कि आपको मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बता दिए, उत्पत्ति के आधार पर शब्दों के प्रकार बता दिए। अब हम पढ़ेंगे प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार। अब देखिए, वाक्यों में प्रयोग के आधार पर शब्द पर दो प्रकार के शब्द होते हैं, जैसे विकारी और अविकारी। व्युत्पत्ति के आधार पर तो कौन से होते हैं शब्द? रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। उत्पत्ति के आधार पर होते तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशी। अब हम देखेंगे वाक्य में प्रयोग के आधार पर शब्द होते हैं दो प्रकार के, अविकारी शब्द और विकारी शब्द। विकारी शब्द, सबसे पहले विकारी शब्द देखते हैं। तो विकारी शब्द देखिए क्या होते हैं? जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि के कारण परिवर्तन आ जाता है, वे विकारी शब्द कहलाते हैं। यानी कि ऐसे शब्द जिसमें से विकार का मतलब होता है दोष बोल सकते हैं हम,
यानी ऐसे शब्द जिसमें से लिंग, वचन और कारक और काल के कारण चेंज हो जाते हैं वो विकारी शब्द कहलाते हैं। जैसे कि संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण विकारी शब्द है, इनमें प्रयोग के आधार पर परिवर्तन आ जाता है। जैसे सर्वनाम लड़का, लड़का क्या है, संज्ञा शब्द है, लेकिन लड़के, लड़कों, लड़की ये हो गए आपके विकारी शब्द। सर्वनाम, सर्वनाम तुम है, तुम्हारा, तुम्हारे, तुम्हारी, ये बेसिकली वर्ड तो अपने पास क्या था, तुम था, लेकिन वाक्य में प्रयोग के आधार पर हमने क्या लिखा, जैसे कि तुम। अगर सर्वनाम में तुम शब्द का इस्तेमाल करते हो तो क्या होता है, हम क्या बोलते, कोई भी एक शब्द बनाते हैं, जैसे तुम कौन, तुम का मतलब कि तुम कहाँ जा रहे हो, ये आपका शब्द है। लेकिन अगर आप इसको वाक्य में प्रयोग करते हो, तुमको तो एडजेक्टिव ऐसे नहीं करोगे, फिर क्या करोगे, तुम्हारा बैग कहाँ है। अब तुम बैग कहाँ है ये कोई शब्द नहीं बना, लेकिन इसको हमने तुम शब्द में थोड़ा सा परिवर्तन किया है, तुम्हारा बना दिया, ताकि हमारे वाक्य जो हमने बनाए वो हमारा सही रहे। जैसे तुम्हारा बैग कहाँ है। ये हो गए विकारी शब्द, यानी कि ऐसे शब्द जिसमें से संज्ञा, लिंग, वचन और कारक काल के कारण थोड़ा चेंज कर दिया जाता है ताकि हम वाक्य में प्रयोग कर सके, तो उनको विकारी शब्द कहा जाता है। अब है अविकारी शब्द, जिन शब्दों में लिंग, वचन, कारक, काल आदि का कोई प्रभाव नहीं पड़ता तथा एक ही रूप में प्रयुक्त होते हैं, वह विकारी शब्द कहलाते हैं। तो विकारी और अविकारी एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। जैसे कि विकारी में तो विकार आ जाता है, किसके कारण, संज्ञा, सर्वनाम, लिंग और काल और कारक के कारण, लेकिन अविकारी में इनका कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन्हें अवयव भी कहते हैं। क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मय बोधक शब्द अविकारी शब्द, जैसे जल्दी, धीरे, किंतु, पीछे, हाय आदि। ये हो गया आज आपकी विकारी और अविकारी। तो बच्चों आज मैंने आपको शब्द बताए थे, तो मॉर्फोलॉजी मैंने आपको समझाए थे, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले शब्द बताए थे, सार्थक शब्द होते हैं और निरर्थक शब्द। निरर्थक और सार्थक शब्द बताने के बाद में मैंने व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द बताए थे। व्युत्पत्ति के आधार पर शब्दों के भेद होते हैं, योग रूढ़ शब्द और यौगिक शब्द। फिर मैंने आपको उत्पत्ति के आधार पर बताए थे। उत्पत्ति के आधार पर आपके शब्द हो जाते हैं तत्सम शब्द, तद्भव, देशज और विदेशी। नेक्स्ट हमने बताया था आपको प्रयोग के आधार पर शब्दों के प्रकार या शब्दों के भेद। तो प्रयोग के आधार पर हो जाते हैं आपके अविकारी शब्द और विकारी शब्द, ये मैंने करवा दिया। आज आप क्या करोगे नोटबुक में, आज जो ये आपके तत्सम और तद्भव शब्द है, ये शब्द आज आप बहुत अच्छे से याद करेंगे। तत्सम और उन्हीं का तद्भव शब्द, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट शब्द है, तो आप इन्हीं इंपॉर्टेंट शब्दों को याद करेंगे बच्चों। तत्सम से ही तद्भव शब्द बनते हैं, याद रखिए, तत्सम से ही तद्भव शब्द बनते, तद्भव से तत्सम नहीं बनते, तत्सम से तद्भव शब्द बनते। तो आज आप ये याद करोगे। फिर आपके पास है देशज शब्द, विदेशी शब्द, विदेशी में अरबी शब्द, तुर्की शब्द, फारसी और अंग्रेजी। ये आज आपका वर्क रहेगा। अब देखिए ये तो आप करोगे लर्न। अब करते हैं हम एक्सरसाइज, जिससे कि नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के में दिए गए विकल्पों से उचित विकल्प छांटे। जैसे गर्मी शब्द का तत्सम रूप होगा, गर्मी शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, ग्रीष्म। क्या होगा बच्चों, इसका हो जाएगा आपका ग्रीष्म। फिर आशु शब्द का तत्सम शब्द क्या होगा, रुदन, अश्क, अंशय, अश्रुत। अश्रु आपका तत्सम शब्द हो गया। फिर है आखर शब्द का तत्सम रूप होगा, आखर का तत्सम रूप होता है अक्षर। फिर है व्यथा शब्द का तद्भव होगा, व्यथा आपका शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, तद्भव क्या होगा, विथा हो गया। फिर शीर शब्द का तद्भव रूप होगा खीर हो गया। अब जो रिक्तस्थान और शब्दों के प्रमुख भेद, व्युत्पत्ति के उत्पत्ति के आधार पर अंग्रेजी भाषाओं के 4 शब्द, ये सारा वर्क जो है इतना तो आप करोगे नोटबुक में राइट डाउन। ये तो आपका लिखित वर्क हो गया, यानी लिखने का कार्य हो गया। और लर्न में आपको करना है तत्सम और तद्भव शब्द याद करने हैं अच्छे से, और देशज शब्द याद करने, विदेशी शब्द, अरबी शब्द, तुर्की, फारसी और अंग्रेजी। ये इतने शब्द जो है आज आपको याद करने हैं ताकि आपको एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे शेयर भी कर सकते हो, आप लाइक भी कर सकते हो। आप चैनल को मेरे को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको अच्छे अच्छे वीडियोस मिल जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वंडरफुल वीडियो। हैव ए ग्रेट डे।